Good morning, ninth class. So let's start with part 3, that is chapter first, the French Revolution. तो लास्ट क्लास से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली में फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन था वो 14 जुलाई 1789 को पेरिस में लोग जो गैदर्ड हुए थे और अपने आप को पीपल मिलिशिया के में कन्वर्ट कर रहे थे। आखिर उन्हें पीपल से पीपल मिलिशिया बनने की नीड क्यों पड़ी? आखिर उन्हें जो बेस्टाइल जो फोर्ट्रेस जो प्रिजन था उसको डिमोलिश करने की नीड क्यों पड़ी? उसके एक एक स्टोन को लोगों ने मार्केट में क्यों सेल करा और एक मेमोरी के रूप में अपने घरों में क्यों रखा? तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करेंगे कि आखिर उस रिवॉल्यूशन का जो आउटब्रेक था आखिर वो कैसे फैला, आखिर वो रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, आखिर वहाँ पे लोग गैदर्ड क्यों हुए। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे मैंने आज के वीडियो का टॉपिक जो मैंने रखा हुआ है कॉजेज ऑफ आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हुआ फैला उसके कारण क्या क्या थे? तो उसके मेन ही कारण है सबसे पहले सोशल कॉज। देखना, मैंने आप लोग बताया था रिवॉल्यूशन क्या है। तो रिवॉल्यूशन जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लाता है, किसमें? सोसाइटी के सिस्टम में और गवर्नमेंट के सिस्टम में। अगर सोसाइटी का सिस्टम और गवर्नमेंट का सिस्टम पीपल के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है और वो अपने आप को कंजर्वेटिव बनाए रखता है, तो फिर सोसाइटी के जो लोग यानी कि पीपल हैं उन सोसाइटी के सिस्टम्स में और गवर्नमेंट के सिस्टम में चेंजेस करने के लिए खुद ही खड़े हो जाते हैं, खुद अपने सवाल खड़े करते हैं। बात रही समझ में ना? तो उसी तरीके से सबसे पहले जो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण पढ़ेंगे, आखिर वहाँ की सोसाइटी का कारण क्या था। बस मेरी कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही निकली है। वो गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान ने उनको भेजा हुआ है, हमारे बीच से ही जाते हैं, वो सोसाइटी के बीच में से ही होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट भी जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, वो अलग नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट सिस्टम में अगर कोई चेंजेस ला रहा है तो वहाँ पर वहाँ की सोसाइटी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन एक्चुअली में गवर्नमेंट सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए किया गया था। तो सबसे पहले जब गवर्नमेंट सिस्टम में चेंज आ जाएगा तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस हैं, जो एविल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दी जाएंगी। आ रही समझ में ना? तो चलते हैं देखते हैं कि सोशल कॉजेज क्या क्या है। देखना, हमारी इंडिया में क्या है, एज इंडिया फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेक्शंस। हमारी इंडिया जो है वो डिफरेंट वर्णाज में डिवाइडेड है, जैसे कि ब्राह्मणाज, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज, 4 वर्णाज है। और आपको पता है कि एंशिएंट टाइम में शूद्राज के साथ कितना एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। अपर के 3 जो कम्युनिटीज़ थी, जो वर्णाज थी। बात समझ में आ रही है ना? तो उसी तरीके से बाद में क्या हुआ, ये जो शूद्राज लोग थे उन्होंने अपनी साउंड रेज करी, सोसाइटी में इक्वलिटी लाई और आज के डेट में देखो उनको इक्वल स्टेटस दिया जाता है। कोई भी उस शूद्राज के नाम पर, दलित के नाम पर कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। और पता है ये इक्वलिटी की जो वैल्यू हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करके इन शूद्राज कम्युनिटी को, जो लोअर कास्ट कम्युनिटी थी, उनको जो हमने राइट दिया है, ये भी राइट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही। तो सोचो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कितनी इंपॉर्टेंस है कि उससे, उस रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आज भी बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं? अडॉप्ट कर रही हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और कंट्री में हार्मोनियस रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही हैं। अरे इसमें ना, तो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो भी बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड थी। हाँ, इंडिया में उस सेक्शंस को वर्णाज कहते हैं और फ्रांस में इन सेक्शंस को ई स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ई स्टेट। जैसे कि इंडिया में वर्णाज कहते हैं वैसे ही यहाँ पर हम क्या कहते हैं? ई स्टेट्स। तो हमारी इंडिया में कितनी वर्णाज में डिवाइडेड थी? 4 वर्णाज में। कितने वर्णाज में? 4 वर्णाज में। लेकिन जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कितने ई स्टेट्स में डिवाइडेड थी? 3 स्टेट्स में। कौन कौन से में? फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट। इस तरह से वर्णाज में हमारे वर्णाज के जो फर्स्ट वर्णाज था वो उसमें कौन से लोग बिलोंग करते थे? ब्राह्मणाज। उसके बाद से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज हमारे तक कास्ट के नाम से ही था। यहाँ पे स्टेट के नाम से तो फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग बिलोंग करते थे? वहीं जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण्स होते हैं ना, पंडित लोग, वैसे ही कलर्जी। ये फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग बिलोंग करते थे? कलर्जी। ये आर है कलर्जी। कलर्जी कौन से लोग होते हैं? जो इन्वॉल्व्स इन द चर्च मैटर्स। चर्च मैटर्स में यानी कि जो पोप हो गए, कौन हो गया? पोप हो गए, ठीक है, नन हो गई,
तो जो भी चर्च के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जो हाई प्रोफाइल के जो क्लर्जी लोग थे, जो स्पीचेस देते थे, जो प्रीच देते थे लोगों को, जो बाइबल पढ़ते थे, उन लोगों को क्लर्जी, इनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज एक्स्ट्रा मिली हुई थी, हाई प्रिविलेजेज मिली हुई थी। अगर ये कहीं चले जाते थे तो सारे लोग, इनकी मतलब स्टेटस बहुत ज़्यादा, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, इनकी स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई थी इन फ्रांस के सोसाइटी में। सेकेंड स्टेट में कौन से लोग होते थे, नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन से लोग होते हैं, दे इन्वॉल्व इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो किंग लोग होते थे, स्पेशली नोबिलिटी में कौन से लोग हो जाएंगे, किंग। क्लर्जी में कौन से लोग हो जाएंगे, पोप। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, किंग। थर्ड स्टेट में किंग और पोप को छोड़ दो, यानी कि चर्च और मोनार्की सिस्टम को छोड़ दो, मोनार्क को छोड़ दो, तो थर्ड स्टेट में सारे लोग आ जाते थे। ऑर्डनरी ग्रुप जैसे कि बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, सर्वेंट्स, आर्टिसंस एंड एक्सेट्रा, दिज ऑल द पीपल बिलोंग टू द थर्ड स्टेट। और मैं बता दूं आपको, थर्ड स्टेट के लोगों को कोई प्रिविलेजेस नहीं मिली हुई थी, यहाँ तक कि इनके पास कोई राइट्स नहीं थे, कोई फ्रीडम नहीं थी, कोई इक्वालिटी नहीं थी, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। कौन करता था, ये दोनों ही स्टेट के लोग। बस में आ रही है, ये भी अलग से टैक्स लगाता था इनके ऊपर, और ये भी अलग से टैक्स लगाता था इनका ऊपर। बस में आ रही है, जो टैक्स किंग लगाता था, हम उसको, उसका नाम एक स्पेशल नाम है, मैं आगे बताऊंगा। वैसे ही चर्च भी अपनी तरफ से टैक्स लगाता था, उसको भी हम अलग नाम से देखेंगे। तो देखिएगा इन दोनों कैटेगरी में क्या क्या इनको प्रिविलेजेस थी। तो दीज टू क्लासेज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, यानी कि इन दोनों को टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड स्टेट और फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस ये पे नहीं कर सकते, ये पे नहीं करेंगे। टैक्सेस कौन पे करेगा, केवल ये। इनके पास क्या था, हैविंग प्रिविलेजेस, यानी कि इनके पास हाई स्टेटस थी, इनके पास नहीं थी। नोबिलिटी इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिला हुआ है सोसाइटी में। फ्यूडल मतलब क्या, फ्यूडल का मतलब होता है कि जो किंग है, जिनका पूरा का पूरा कंट्रोल लैंड पर है, उन लोगों को बहुत सारा प्रिविलेजेस मिली हुई थी। इन लोगों को हम एक्चुअली मैं फ्यूडलिज्म बताऊंगा अगर आपको, तो फ्यूडलिज्म जो होता है ये एक सोशल सिस्टम होता है। ये क्या होता है, एक सोशल सिस्टम होता है। ये सोशल सिस्टम है जिसमें क्या होता है, इन विच पीपल, एक सोशल सिस्टम होता है इन विच पीपल वर्कड, इन विच पीपल वर्कड एंड फॉट, worked and fought for a person, on OWNED, on land, and receiving land, on land and receiving land, and protection from him, and protection from him in return। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, फ्यूडल सिस्टम जो है, फ्यूडलिज्म जो है, एक सोशल सिस्टम है इन विच, जिसमें कि पीपल वर्कड, पीपल काम करते हैं कि एंड लड़ते हैं, किसके लिए, एक पर्सन के लिए। बस में आ रही है, किसी एक पर्सन के लिए लड़ते हैं। किस लिए लड़ते हैं वो, आउन एंड रिसीविंग लैंड, लैंड पर कब्जा करने के लिए, लैंड को कन्फिस्केट करने के लिए, और उसके बदले में ये पीपल को ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बताओ ना, अब एक ऐसे पीपल के लिए आप लड़ रहे हो जिसको आप जीत करके उनको लैंड दे रहे हो, और उस लैंड देने के प्रोटेक्शन में बदले में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको, नोबिलिटी ग्रुप ना, राजा ना, किंग के लिए आप लोग लड़ रहे हो। क्यों, ताकि ये किंग का जो लैंड हो एक्सपैंड हो, किंग का जो लैंड है वो क्या होगा,
एक्सपैंड होगा, और जब एक्सपैंड होगा तो इसका एम्पायर और ज़्यादा पॉपुलर होगा, और जब एम्पायर पॉपुलर होगा तो फिर ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी कि इस प्रोटेक्शन के लालच में आप इनके लिए लड़ते हो। और खाली किंग ही नहीं होता, ये ऐसे ऐसे वर्क्स में जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, किंग ही नहीं और भी बहुत सारे जो रिच और लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके लिए भी लोग लड़ते हैं, तो उनको भी हम फ्यूडल सिस्टम ही कहते हैं। और ये अपने आप को किंग की तरह मानते हैं। एक्चुअली ये काम किसका होता है? किंग का। लेकिन ये किंग की तरह और भी जो लोग ये काम करते हैं ना, उनको भी किंग की तरह ही माना जाता है, वो भी अपने आप को प्रिविलेजेस मांगते हैं। दे कंट्रोल्ड ओवर 60% ऑफ लैंड। ये दोनों जो लोग थे, इनकी पॉपुलेशन पता है कितनी थी? पूरे फ्रांस में 10%, लेकिन पूरे फ्रांस का 60% लैंड ऑन करते थे। बस में आ रही है ना। और वहीं इनकी पॉपुलेशन 90% थी, तो इनकी जो लैंड पर जो ऑन था, मालिकाना हक था, जो ये उसके मास्टर थे, तो उसके कितने थे? 10% लैंड पर ही। बस में आ रही है। अब देखना, ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, इनको क्या क्या राइट मिला हुआ है? ओनली थर्ड स्टेट मेंबर्स हैड टू पे टैक्सेस। यानी कि केवल थर्ड स्टेट के मेंबर्स को ही टैक्स पे करना था। टैक्स पे टू स्टेट कॉल्ड टाइल। मैंने बताया था ना, जो टैक्स लोग किंग को पे करते थे, यानी कि स्टेट को, उसको क्या कहा जाता था? टाइल। TAILL, टाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज टाइल। तो टाइल क्या है? टाइल वॉज अ टैक्स पेड बाई द पीपल टू किंग या स्टेट। और दूसरा पेड टू द चर्च। और एक टैक्स किसको पे करते थे ये लोग? चर्च को। उसको क्या कहते थे? टिद। टिद, या कुछ लोग प्रोनाउंसिएट इसको टाइथ करते हैं। तो टाइद या टिथ। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाई टाइल एंड टाइद? तो क्या बताओगे? टाइद किसको पे करते थे? चर्च को। दोनों टैक्सेस थी। और ये टाइल किसको पे करते थे? किंग को। आ रही समझ में? इसके अलावा आपका जो और रीजन्स थे, वो उसमें कौन कौन सा रीजन था आपका? दूसरा रीजन पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में सबसे पहले सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्यों है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस बना किसका कारण? रिवॉल्यूशन का कारण। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। यानी कि 2 स्क्वायर ऑफ मील्स भी उनको नहीं मिल पाता, यानी कि 2 वक्त का खाना भी उनको नहीं मिल पाता। ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और फाइनली सब्सिस्टेंस क्राइसिस से क्या होता है? जब खाना नहीं मिलेगा तो लोग मरेंगे, लोग क्राइम करेंगे, क्राइम करके मर जाएंगे, एक दूसरे से लड़ के मर जाएंगे ना। क्राइम मतलब एक दूसरे से लड़ेंगे कि मुझे खाना मिले, मुझे खाना मिले, और दोनों मिलकर मर जाएंगे, या तो भूखे मर जाएंगे। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से भी रिवोल्यूशन हो गया। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्यों हुआ? तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी। उस सिचुएशन में क्रॉप का जो ग्रोथ था वो नहीं हो रहा था। क्रॉप का जो ग्रोथ था वो नहीं हो रहा था। डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज हो रही थी, फुलफिल नहीं हो पा रही थी फूड ग्रेन्स। वेजेस जो थे वो लोगों की कम होती चली गई। जब वेज बढ़ेगा तब तो फूड ग्रेन्स, पैसा होगा, पैसा होगा तब तो खरीदेंगे ना। पैसा ही नहीं होगा तो वो खरीदेंगे कहाँ से? इसलिए भूखमरी आने लगी, यानी कि फैमाइन आने लगा। रिच एंड पुअर का जो गैप था वो वाइडेंड होने लगा, बहुत ज़्यादा होने लगा। रिच कुछ बहुत अमीर लोग अमीर बनते जा रहे थे, और कुछ जो पुअर थे वो पुअर बनते जा रहे थे। ड्रॉट आ गया। तो ये सारी रीजंस बने किसके लिए? सब्सिस्टेंस क्राइसिस के लिए। क्वेश्चन आ सकता है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस के क्या क्या रीजंस थी? तो ये वाली सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। पॉलिटिकल कॉज पता है? पॉलिटिकल कॉज, ये जो 1789 में जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, इसमें हुआ क्या था कि 1774 में वहाँ का किंग बना लुइस 16। कौन बना? लुइस 16। बस में आ रही है? कौन बना? लुइस 16। जब ये राजा बना ना, तो राजा का जो खजाना था, ट्रेजरी था, वो एम्प्टी था। तो बताओ ना, जब राजा के पास पैसा ही खत्म होगा तो लोगों के लिए वेलफेयर का काम करेगा? जब वेलफेयर का काम नहीं होगा तो लोग तो हटाएंगे ही उसे। और दूसरी बात, अब खजाना खाली कैसे हो गया? तो ये बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व थे। बहुत सारे वॉर्स में फ्रांस जो था, इस पता है फ्रांस और ब्रिटेन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के एनिमी थे। तो उस समय क्या होता था कि फ्रांस और ब्रिटेन जहाँ जहाँ जाता था ना, वहाँ वहाँ फ्रांस जाता था, और ये वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया है। बस में हमारे पता है अभी फ्रांस, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर भी अपनी इंडिया को भी कॉलोनी बनाया था, यहाँ पे फ्रांस भी था। आदि समझ में? तो आज की भी डेट में पुदुचेरी में वहाँ की लैंग्वेज एक फ्रेंच भी है। सोचो वहाँ पे फ्रांस रूल करते थे। बात समझ में ना? तो फ्रांस जो था स्पेशली उसने अमेरिका के 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराने में हेल्प करी, क्योंकि इस पर रूल किसका था? ब्रिटेन का। तो फ्रांस ने अमेरिकन्स का हेल्प किया। वहाँ पर 13 कॉलोनीज थी जिस पर ब्रिटेन रूल करता था। इन ब्रिटेन से इसको इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारा
उनका ट्रेजरी एम्प्टी हो गई, और उससे क्या हुआ, बहुत सारे उनके ऊपर लोन, वो डेप्ट में आ गया। फ्रांस किस में था, डेप्ट में था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा आ गया। और एक आपको नोट बता दूं, लीवर्स, LIVRES, लीवर्स होता है फ्रेंच करेंसी, बहुत सारे लीवर्स का डेप्ट आ गया उसके ऊपर। अब थोड़ा बहुत लुइस 16 के बारे में जान जाइए। ये पावर में आया कब, 1774 को। ये बर्बन, ये जो लुइस 16 का जो फैमिली था, डायनेस्टी था, वो कौन सी डायनेस्टी थी उसकी, बर्बन। ही वॉज मैरिड टू मैरी एंटोनिटी, उसने किससे शादी करी थी, मैरी एंटोनिटी से। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है लुइस 16 के बारे में। जब ये आया तो उसके पास ये इतना एबल नहीं था, इतना ज़्यादा योग्य नहीं था, इतना ज़्यादा वाइज नहीं था, ये कंट्रोल नहीं कर पाया रिवॉल्यूशन को। बात चलिए इसमें ना, तो लुइस 16 जो था वो फेल्ड हो गया टू मेंटेन इट्स आर्मी, और इतना डेप्थ में आ गया ये, इतना ज़्यादा इसका ट्रेजरी हो चुका था, लोगों के साथ इतना इसने उनकी नीड्स को, उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस को कंट्रोल नहीं कर पाया, फैमाइन को कंट्रोल नहीं कर पाया, और साथ में जो उसकी आर्मी थी उसको मेंटेन नहीं कर पाया, जो कोर्ट था उसको मेंटेन नहीं कर पाया, जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसको कंट्रोल नहीं। अब इसको सबको कंट्रोल करने के लिए भाई पैसा चाहिए, और पैसा इसके पास खत्म हो चुका था, इसलिए इसने क्या कर दिया, कंपेल्ड, मजबूर हो गया क्या करने के लिए, टैक्सेज इंक्रीज करने के लिए। अब बताओ ना, टैक्सेज इंक्रीज करो तो किसके ऊपर जाएगा, पीपल के पास, और पीपल के पास पैसा है ही नहीं तो कहाँ से देगा। अरे समझ में ना, तो इस तरीके से भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये कारण बना, इकोनॉमिक कॉस्ट। दूसरा है ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास ग्रो हो रही थी भाई। अब मिडिल क्लास ग्रो होने से क्या हुआ, तो ड्यू टू इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास दे डिमांडेड राइट्स एंड लिबर्टी। जब मिडिल क्लास ग्रो होने लगी ना, तो उन्होंने भी राइट्स और लिबर्टी की डिमांड कर दी। दे ऑल्सो वांटेड टू सिक्योर देयर प्रिविलेज, वो भी प्रिविलेज की बात करने लगे, लेकिन जो राइट्स और लिबर्टी प्रिविलेज थी ओनली सिक्योर्ड बाय द फर्स्ट स्टेट्स एंड सेकेंड स्टेट मेंबर्स। फर्स्ट और मिडिल क्लास किसे बिलोंग करती थी, थर्ड स्टेट से, और फर्स्ट और सेकेंड को ही प्रिविलेजेस मिली हुई थी, और ये भी मांगना शुरू कर दिया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिवोल्यूशन स्टार्ट। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मिडिल क्लास की इमरजेंस के क्या क्या कारण है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ दिस क्लास, यानी मिडिल क्लास। तो ट्रेड आउटसाइड द कंट्री, फ्रांस से बाहर जब ट्रेड एक्सपैंड हुआ तो बहुत सारे लोग ट्रेड करने लगे, उनके पास पैसा आने लगा, वो उनकी स्टेटस बढ़ने लगी, तो उन लोगों ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया राइट्स, लिबर्टी और प्रिविलेजेस की। उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे, लोग एजुकेट हो रहे थे भाई, क्या हो रहे थे, वो एजुकेट हो रहे थे, तो लॉयर्स बन रहे थे, कोर्ट लॉयर्स बन रहे थे, कोर्ट ऑफिसर्स में वर्क करने लगे, कोर्ट मतलब क्या, राजा के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने लगे, मर्चेंट्स बनने लगे। इससे क्या हुआ कि इनकी स्टेटस बढ़ गई, मनी आने लगा, स्टेटस बढ़ गई, और डिमांड करने लगे। डिमांड खाली फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। तो मिडिल क्लास भी एक रीजन बना किसके लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। उसके बाद फिलोसोफर्स, जो फिलोसोफर्स थे ना, इनका भी बहुत बड़ा रोल है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। पता है, द फिलोसोफर्स पुट फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ इन्विसेजिंग द सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। बताओ ना, जहाँ पे मोनार्की सिस्टम होता है ना बच्चों, ओल्ड रिजाइम क्या था, क्वेश्चन आता है एक, ओल्ड रिजाइम, रिजाइम मतलब होता है रूल, ओल्ड मतलब क्या, पुराना। अब कौन सा पुराना, तो पता है 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ, तो इससे पहले जो फ्रांस में रूल था ना, बिफोर द रूल ऑफ 1789, दैट रूल वॉज नोन एज ओल्ड रिजाइम, यानी कि लुइस 16 और उससे पहले का मोनार्की सिस्टम को क्या कहा जाता है, ओल्ड रिजाइम। तो ओल्ड जो रिजाइम था उसमें इक्वलिटी नहीं थी। मोनार्की सिस्टम में मैंने आपको बताया बहुत बारी कि मोनार्की सिस्टम में कोई इक्वलिटी नहीं होती, कोई लिबर्टी नहीं होती, कोई अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल नहीं होता। लेकिन इन सारे फिलोसफर्स ने क्या किया, फिलोसफर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, इन लोगों ने क्या कर दिया, इस आइडिया को फॉरवर्ड कर दिया, लोगों के बीच में बताया कि भाई हमें क्या चाहिए, इक्वल लॉज चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चाहिए, फ्रीडम चाहिए। बस में जैसे कुछ एग्जांपल मैं बता दूं, जॉन लॉक एक फिलोसफर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें क्या कहा, उन्होंने रिफ्यूट कर दिया। रिफ्यूट मतलब क्या, उन्होंने बोला कि भाई ये कोई पावर, ये डिवाइन मतलब क्या, चर्च का कोई रूल नहीं होगा, अब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, यानी कि मोनार्की जो मोनार्क है, जो किंग है, उसके पास कोई पावर नहीं होगी, सब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी कि इक्वलिटी की बात करें, सब में पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करो। बस में यार ये चर्च का रूल नहीं हो, चर्च को ख़त्म करो। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, रिफ्यूट कर दिया किसके, चर्च के पावर को और मोनार्क के पावर को। उसके अलावा जो आपके हैं वो कौन कौन है, रूसो, कौन है, रूसो ने क्या प्रपोज किया, गवर्नमेंट सिस्टम, एक नया गवर्नमेंट सिस्टम बनाने की बात करी, जिसमें क्या कहा उन्होंने कि एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम बनाओ जिसमें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो,
इसमें यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो किस किस बीच में, पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। जैसे पता है जैसे हमारी कंट्री में है, पीपल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को, और कैंडिडेट्स उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए संसद में यानी कि पार्लियामेंट में उनके इश्यूज़ को रखते हैं और फिर उनके लिए लॉज बनाई जाती हैं, इससे दोनों का काम चलता है। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, तो रूसो ने क्या रहा। उसके बाद से मॉन्टेस्क्यू एक फिलोसफर है, उन्होंने एक बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉ। उन्होंने कहा क्या कहा कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए किस किस बीच में, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में। ये तो आज भी हमारी कंट्री में अडॉप्ट किया गया, यानी कि मॉन्टेस्क्यू की बात हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर रहे हुए हमने। और ये बताओ उस समय की बात है जब वहाँ पर फ्रांस में बात हो रही थी, और इस आइडिया को, ये तीनों आइडिया जो ये रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक ने दिया, इन आइडियाज़ को आज के डेट में आइडियल माना जाता है। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या किया है, अडॉप्ट किया है। और पता ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है उसको हमने भी अडॉप्ट किया है आर्यवैश्य में। तो इस तरीके से ये सारे रीजन्स हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें थी जैसे कि सोशल कॉज, इकोनॉमिक्स कॉज, पॉलिटिकल कॉज, फिलोसफर कॉज, ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, दीज आर द कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आउटब्रेक आर्यवैश्य में। तो आज के लिए एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर द डे, लेट्स सी टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। नमस्ते।